डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसमें के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एग्जैक्ट हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का एक सिस्टम था जो कर सकते हैं। यदि एग्जैक्ट नहीं हो तो हम लोग को इंटीग्रेटिव फैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। वो क्या है इंटीग्रेटिव फैक्टर? पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेटिव फैक्टर। फिर इसका कुछ स्पेशल केस पढ़े थे कि अगर इस फॉर्म में हो, होमोजेनियस के फॉर्म में हो तो यह इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा, एफ एक्स वाई के रूप में हो तो यह होमोजेनियस फंक्शन होगा। आज एक नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 3। वह क्या होता है आज देख लीजिए, स्पेशल केस किसका? इंटीग्रेटिव फैक्टर का। आज बताने जा रहे हैं आपका लेक्चर 6। यह कहता है आज रूल नंबर 2 हो गया था 3। इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना स्टैंडर्ड कितना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। यानी दोनों का मान तो सब में निकालना ही होगा। जब दोनों का मान निकालना है तो एक रूल नंबर 3 कहता है कि अगर एक इस फॉर्म में हो, इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वेन अगर दोनों को माइनस किया जाए, डेल एम बटे डेल वाई बराबर डेल एन बटे डेल एक्स बटे अगर एम किया जाए, बटा में एन होगा, एन क्या है? यह पहले तो स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड रूप से क्या करेंगे? एम और एन का मान निकालेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में दोनों निकाल लेंगे। अगर दोनों इक्वल हो गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर इक्वल नहीं होता है तब रूल नंबर 1 देखेंगे, रूल नंबर 2 देखेंगे। दोनों में से नहीं होगा तो तीसरा रूल नंबर अप्लाई करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम अपॉन डेल एक्स बटे एन इसका टू क्या आ जाए? ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ जाए? ए फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट भी हो जाए। जैसे ए फंक्शन ऑफ एक्स को हम डायरेक्ट मान भी सकते हैं कि एफ एक्स के रूप में हो जाए। क्या हो जाए? एफ एक्स के रूप में फंक्शन ऑफ एक्स, या कांस्टेंट भी रहेगा, चलेगा आपका। अगर ऐसा हो तब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा? मान लीजिए दोनों को माइनस करके n डिवाइड करने पर एक फंक्शन ऑफ x वनली हो जाए, या y भी नहीं होना चाहिए, वनली x फंक्शन या कांस्टेंट हो जाए, देन तब आई एफ क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज क्या है? एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किसका? गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन दिया हुआ उसका क्या हुआ? ये इंटीग्रेटिव फैक्टर कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है। पहले तो यहाँ तक काम करेंगे ही, दोनों को माइनस करके रफ करके देख लेंगे। एन के बटे अगर एक्स आ जाए चाहे कांस्टेंट आ जाए तो आई बराबर e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी क्या हुआ? उसका इंटीग्रेटिव फैक्टर कहलाएगा। अब इसी में दूसरा पॉइंट है, व्हेन डेल एन अपॉन डेल एक्स, अगर ऐसा कहने से नहीं है तो ऐसा करने जाना चाहिए। आपस में इतना माइनस इतना करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई और एम से डिवाइड करके देखेंगे
तो क्या आना चाहिए, ये फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए। क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई, जो हम लोग एफ वाई बोल सकते हैं, चाहे इसमें कांस्टेंट भी चलता है। फंक्शन ऑफ वाई लॉन्ग, एफ वाई मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फंक्शन ऑफ वाई लॉन्ग। वाई के लॉन्ग में फंक्शन आ जाए, ओनली वाई के लॉन्ग, मतलब कि वाई बोला गया तो इसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो अगर इतना करने के बाद वाई के लॉन्ग में आ जाए, है ना, देन तब क्या हुआ कुछ नहीं, केवल वाई के टर्म में आ जाएगा। देन ई टी पावर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ वाई डी वाई इज, एंड क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा, आई कहलाएगा। अब किसका, गिवन इक्वेशन किसका, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर 0। दोनों में फर्क देखिए, सिर्फ अंतर यही है कि एक्स के लॉन्ग में आएगा ई टी पावर एफ एल डी एस होगा, वाई के लॉन्ग में आएगा ई टी पावर वाई डी वाई होगा। सिंपल है, हमको तो डेल एल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन निकालना है, वहां तो सबको करना आपको, उसके बाद चेक करना है कि अगर होमोजेनियस नहीं है, एफ एक्स वाई के रूप में नहीं है, तब क्या हुआ, इस रूप में होना चाहिए मेरा। अब इस पर हम डिफरेंट एग्जांपल लेके चेक करने की कोशिश करेंगे कि किस फॉर्म में है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। जैसी एम और एन आ जाएगा तब वो क्लियर हो जाए कि एम से डिवाइड करना है कि एन से डिवाइड करना है, वो तो फंक्शन को देखकर मालूम रहता है। अब माइनस करने से कितना आना चाहिए, कट कुट के एफ एस होना चाहिए, चाहे कॉन्स्टेंट आना चाहिए। यहाँ माइनस करने से क्या होना चाहिए, एक वाई वाई के रूप में आना चाहिए, एस के रूप में आएगा ई टी पावर एफ एल डी एस, चाहे कॉन्स्टेंट भी आएगा ई टी पावर एफ एल डी सी है ना, कॉन्स्टेंट डी एस होगा। अब वाई के रूप में आया ई टी पावर एफ वाई डी वाई, बस अंतर सिर्फ यही है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं आपको। अब दोनों पर एग्जांपल लेते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी के लॉन्ग में क्यों बनेगा। कुछ एग्जांपल लेके आज हम आपको सेटिस्फाई करेंगे कि स्पेशल केस से कैसे बनता है, कैसे जानेंगे कि कौन सा स्पेशल केस लागू करें। का कंफ्यूजन तो रहता ही है सब लोगों को कि एग्जैक्ट है नहीं है तो क्या करेंगे, कौन सा केस लेंगे, क्या सब केस को चेक करना होगा हमको, नहीं, सब केस को चेक नहीं करना होगा, कुछ स्पेशल है तो स्पेशल को ही चेक करना होगा आपको। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए एग्जांपल के तो समझिए कि सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में गिवन डेट या भी है क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एम डी एस होना चाहिए, पहले डी एक्स उसके बाद डी वाई, या डी एक्स पहले है, ये तो स्टैंडर्ड रूप में पहले दिया हुआ आपका डी एक्स प्लस 2y dy इक्वल टू 0। किस फॉर्म में है, दिया गया इक्वेशन 1 जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यह क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जहां एम का मान कितना आपको है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। इसीलिए डेल एम को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा 2y, ये क्या हो जाएगा 0, तो कितना बचा 2y, एंड n का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो n का वैल्यू हो गया आपका 2y, तो डेल n अपॉन डेल x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो हियर डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब देखिए डेल m अपॉन डेल y माइनस करेंगे डेल अपॉन डेल x, तो 2y माइनस 0, तो कितना बचेगा 2y। अब बटन क्या था, n था, n कितना है, n आपका 2y है, तो 2y बटे 2y कितना हो गया 1 कांस्टेंट। यानी हम यहीं से फंक्शन देख के ही क्लियर होता है ना, कैसे माइनस करना है। अगर नहीं होता है तो दोनों को दो लाइन में रफ करके देख लीजिए, आप साइड में रफ कीजिए, क्लियर है यहाँ तक।
तब क्या होगा, 9 चेक करके बताते हैं आपको, इतना से डेल ए अपॉन डेल वाई माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स, ऐसा करने से क्या हो गया 2y माइनस 0, तो 2y बचा। अब बटा में क्या होता है m होता है, m कितना है 2y है, तो 2y माइनस 0 बटे 2y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कांस्टेंट आ गया। आज क्या फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट बोला गया था। तब क्या होगा, तब इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना होगा, आइए बराबर ई टी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कितना है 1 डी एक्स कितना हुआ ई टी पावर एक्स, क्या बन गया ई टी पावर एक्स बन गया। अब बोला गया था कि जो इंटीग्रेटिव फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किस इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है e पावर x से, किसमें इन द गिवन इक्वेशन कितना दिया हुआ में दिया हुआ कितना, तो देन वी गेट, हम बताया थे आपको कि जैसी इंटीग्रेटिव फैक्टर निकल जाता है जी और इंटीग्रेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह क्या कराएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक भी करना तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट होता ही होता है। देन वी गेट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना e टू पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y था और कितना गुना करना e टू पावर x dy इक्वल टू 0। जब एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो बताया गया था कि अगर m को इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो y क्या लेंगे, y इज कांस्टेंट, y क्या लेंगे यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, e टू पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू 2x इंटू डी एक्स प्लस, अगर y के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो वैसा टर्म लेना है जिसमें x नहीं हो, x कांस्टेंट नहीं, इसमें x नहीं हो, है ना, x प्रेजेंट नहीं, एक तो प्रेजेंट आपका है e टू पावर x फंक्शन प्रेजेंट है तो क्या होगा केवल एक ही सिंगल था तो क्या हो जाएगा 0 dy। इसका मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं कि वैसा फंक्शन लेना था जिसमें x प्रेजेंट नहीं हो। लिख देते हैं कि n जो है डज नॉट कंटेन x, n में जो भी फंक्शन होगा जो x में कंटेंट नहीं करेगा वही फंक्शन को लिखते हैं यहाँ पर, क्या होगा इक्वल टू कांस्टेंट c, लिखते हैं x तो लिखा हुआ तो आपका है पहले से ना, x डज नॉट कंटेन x, x कंटेन नहीं करेगा, तो विच नॉट कंटेन x। अब देखिए यहाँ तो क्या होगा दो फंक्शन है e टू पावर x इंटू एस का फंक्शन, तो y तो क्वेश्चन है। अब देखिए कि e इंटू v में तोड़ना होगा आपको, e इंटू v में, तो क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तोड़ दीजिए आप, कितना हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट में e इसको मानेंगे अब v इसको मानेंगे ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के माध्यम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x, तो क्या हुआ e टू पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ u कितना हुआ 2x एक्स स्क्वायर हो गया डेरिवेटिव 2x, y का कांस्टेंट 0, 2x कितना हो जाएगा 2, अब फिर कितना हुआ e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ e टू पावर x dx प्लस 0 इक्वल टू c, ये तो पूरा 0 हो गया। अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू e टू पावर x
फिर तोड़ेंगे u इंटू v पर, u इंटीग्रेशन ऑफ v कितना हुआ, e टू पावर s का इंटीग्रेशन e टू पावर x होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस अपना है कितना, डिफरेंशियल ऑफ u, तो 2x प्लस 2 का तो क्या बचेगा, 2x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 2 हो गया, 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा 0, e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू पावर x होगा। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में 2 बार तोड़ दिए हैं, ना तो जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, उसे भी तोड़ सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ई टू पावर x माइनस 2x प्लस 2 ई टू पावर x, 2 बाहर करेंगे ई टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू पावर x होगा। सब में ई टू पावर x कॉमन ले सकते हैं आप, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, कितना माइनस होगा, माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2, तो कैंसिल हो गया, ये भी क्या कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका ई टू पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना इक्वल टू c, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। यानी हम सब एक तरीका से बना रहे हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहले क्या एग्जैक्ट था कर दिए, एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट लाने के रूल बता रहे हैं, एग्जैक्ट आ गया तो फिर वैसा ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं जैसे पहले हम कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सोल्व y4 प्लस 2y dx प्लस xy³ प्लस 2y4 माइनस 4x dy इक्वल टू 0। देखने से मालूम चल रहा है कि जैसी डेरिवेटिव करेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा, तो एग्जैक्ट नहीं होगा तो क्या होमोजेनियस है, तो नहीं, होमोजेनियस भी नहीं है, यहाँ डिग्री 4 यहाँ डिग्री 1 है, मुझे नहीं है। अब क्या एक्स वाई के रूप में है, तो नहीं, अगर यहाँ y कॉमन लेंगे कितना y³ प्लस 2 होगा, तो y³ केवल y के रूप में आ रहा है, एक्स वाई के रूप में नहीं आ रहा है, यानी एक्स वाई के रूप में भी आपका नहीं है पूरा, यानी रूल 1 और रूल 2 दोनों के फॉर्म में नहीं है, तो रूल 3 के फॉर्म में होगा। सॉल्यूशन वी है y4 प्लस 2y dx प्लस xy³ प्लस 2y4 माइनस 4x dy इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, m dx प्लस m dy इक्वल टू 0, वेयर m का मान कितना हो गया y4 प्लस 2y, तो डेल m अपॉन डेल y कितना होगा 4y³ प्लस 2, m का मान कितना है xy³ प्लस 2y4 माइनस 4x, तो डेल n अपॉन डेल x बराबर कितना हुआ, x पे मतलब y³ बचेगा प्लस 2y4, s के पेट में करेंगे तो क्या कांस्टेंट हो गया, कितना डेल 1 हो गया, कितना बचा माइनस 4 बचा आपका, दोनों इक्वल है तो नहीं, इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो हियर डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, तो गिवन इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट,
एग्जैक्ट नहीं है। और जब एग्जैक्ट नहीं तो एग्जैक्ट लाना पड़ेगा, तभी तो करेंगे इंटीग्रेशन। उसके लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख रहे हैं कि गुना करने से भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आने जा रहा है। और न होमोजेनियस है, इन्हें एक्स वाई ग्रुप में है। अगर माइनस करके चेक किया जाए, माइनस करके चेक किया जाए तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एल अपॉन डेल एस करेंगे तो बटा में क्या करना पड़ेगा, एन। तो बटा में एन करेंगे तो एन में तो सब आ गया, एक्स और वाई सब आ गया, जबकि यहाँ कहीं भी एक्स नहीं है तो कैंसिल होगा नहीं। तो कहा जाएगा एक्स वाई ग्रुप में आ जाएगा। हम क्या चाहिए, केवल एक्स या केवल वाई ग्रुप में होना चाहिए। तब क्या करेंगे, डेल एल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एल अपॉन डेल वाई करेंगे तो बटा में क्या चाहिए, एम चाहिए। तब एम डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, वाई टर्म में रहेगा, वाई टर्म में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका। इसीलिए ऐसी हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप साइड में रफ करके देख लीजिएगा, रफ करके इस तरह से कि डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स बटे कितना एम बटे एन होगा, तो नहीं हो रहा है। तो फिर क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई बटे कितना एम रखेंगे। इस पर चेक करेंगे हम लोग, इस पर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखेंगे। अगर इस पर हो गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्वेश्चन उठता है कि या थोड़ा सा लाभ कर लें या तो यहीं पे घटा करके चेक कर लें अपने आप ऑटोमेटिक, तो मालूम चलता है। तो ना इससे नहीं आ रहा है, इसे चेक करें हम लोग, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई बटे कितना एम। एम सिर्फ वाई के फंक्शन है, यहाँ भी क्या रहा, वाई के फंक्शन रहा, कैंसिल हो जाएगा। कितना डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आया था, वाई क्यू माइनस 4 था, वाई क्यू प्लस 0 माइनस 4 था, वाई क्यू माइनस 4 माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई कितना था, डेल एन अपॉन डेल वाई था आपका 4y³ प्लस 2, हाँ प्लस 2 क्वेश्चन में था आपका, उसके अनुसार 4y³ प्लस 2 ही होगा ना, तो 2y था तो 2 आएगा बटे कितना m कितना था आपका, m था आपका y4 प्लस 2y। अब देखिए निकाल करके y³ माइनस 4y कितना माइनस 3y³ माइनस 4 माइनस कितना माइनस 6 बटे कितना y4 प्लस 2y। अब कॉमन ले कैंसिल कर दीजिए, कितना माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y² प्लस 2, यहाँ भी y कॉमन लेंगे तो y² प्लस 2 सब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस 3 बटे y। अब तो क्लियर हो गया आपका कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। सो आइए बराबर इस फॉर्म में है e टू पावर इंटीग्रेशन ए फंक्शन ऑफ y dy, यानी कितना होगा e टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 3 बटे y dy बराबर कितना e टू पावर माइनस 3 कितना हुआ log y। तो माइनस 3 पावर कर देंगे, e टू पावर कितना हुआ log y की पावर कितना माइनस 3, e की पावर log s के मान क्या होता है s होता है, यानी कितना होगा y की पावर माइनस 3 कितना हो गया 1 बटे y³। यहाँ तक क्लियर है, आ गया इंटीग्रेटिंग। अब जो इंटीग्रेटिंग में आता है उसी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन जाएगा एग्जैक्ट बन जाता है ना। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट आइए करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाई 1/y³ किसमें, इन द गिवन इक्वेशन, कहाँ पर 1 में। इक्वेशन कितना था, क्वेश्चन जो दिया गया था वह था आपका y4 प्लस 2y, तो बटा कितना हो जाएगा y³ 1/y³, तो y³ होगा कितना dx प्लस xy³ प्लस 2y4 माइनस 4x, यानी कितना होगा बटे y³ इंटू कितना dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, अलग अलग करेंगे कितना y प्लस 2/y² dx प्लस अलग कीजिए कितना x प्लस 2y माइनस 4x/y³। अब यह क्या है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको चेक करने की इच्छा चेक कर सकते हैं, नहीं तो जैसे इंटीग्रेटिव में अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट ही बन जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना हो गया, फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y क्या हुआ कांस्टेंट, y क्या हुआ कांस्टेंट यहां पर, प्लस n का टर्म जिसमें x नहीं हो, इसमें x नहीं हो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है तो क्या हुआ केवल 2/dy। यही था आपका एग्जैक्ट के लिए। यहाँ पर y क्या है कांस्टेंट है, s के इक्वेशन पे करना है तो क्या हुआ y प्लस 2/y² और ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया x हो गया, प्लस कितना हुआ 2y²/2 इसका टू क्या हुआ कांस्टेंट c हो गया, बन गया। बहुत सिंपल है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, y² तो x y प्लस 2/y² प्लस y² इक्वल टू c, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी तरह से आपका एक सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। आज हम लोग पढ़े रूल 3, समझ गए। एक पढ़े थे एग्जैक्ट है, दूसरा उसका एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इंटीग्रेटिव फैक्टर सिंपल निकल रहा था, तीसरा एग्जैक्ट नहीं है लेकिन कुछ क्या वो उसका स्पेशल केस है, फॉर्म है कि अगर इस फॉर्म में रहेगा और एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो हम लोग उसका इस तरह से इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अलग अलग रूल से अलग अलग एग्जाम्पल के साथ पढ़ें। अब नेक्स्ट डे एक स्पेशल रूल बताएंगे इसी का ही, और तब जाके आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगा। तो अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम लोग इसी का स्पेशल केस।